नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड में फिलहाल बारिश से राहत की उम्मीद नहीं, 8 अक्टूबर तक मौसम का येलो अलर्ट जारी। झारखंड में फिलहाल बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 8 अक्टूबर तक प्रतिदिन कहीं न कहीं वर्षा की संभावना जताई है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने और वज्रपात, आकाशीय बिजली की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार समेत उत्तर मध्य झारखंड के आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्जन, तेज हवाओं और बिजली गिरने की भी आशंका है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिनों के भीतर राज्य के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 5 अक्टूबर को दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। 6 अक्टूबर को देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों में तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। धनबाद समाहरणालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, टला बड़ा हादसा। धनबाद समाहरणालय भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित जनरेटर रूम में शुक्रवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के बाद परिसर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत स्थानीय थाना और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकिन इस घटना में समाहरणालय में लगे कई विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गए। फिलहाल बरवाडा थाना प्रभारी और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और स्थिति का जायजा ले रही है। समय रहते आग बुझा लेने से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। बिहार चुनाव से पहले झारखंड में बड़ा सियासी बदलाव, प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए आदित्य साहू। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू को प्रदेश भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में ये बड़ा सियासी बदलाव है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद पर आदित्य साहू की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उनकी नियुक्ति रविंद्र राय के स्थान पर की गई है, जिन्हें विधानसभा चुनाव के समय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। आदित्य साहू मौजूदा कमेटी में प्रदेश महामंत्री के पद पर थे। रांची जिला के उरमांझी निवासी आदित्य साहू विधानसभा चुनाव में कोल्हान प्रमंडल के प्रभारी बनाए गए थे। प्रदेश भाजपा में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाने तक आदित्य साहू पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये नियुक्ति संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए प्रदेश संगठन का दायित्व सौंपा है। आदित्य साहू वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं और झारखंड से भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपनी सक्रिय संसदीय भागीदारी और संगठनात्मक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। आदित्य साहू लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे हैं। साहू की छवि एक जमीनी नेता की है जो कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद में विश्वास रखते हैं। उनसे पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूती मिलने की उम्मीद है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा है कि आदित्य साहू की संगठन पर पकड़ और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल झारखंड में पार्टी की स्थिति को और मजबूत करेगा। पूजा पंडाल के पास स्टॉल में मिला जहरीला करैत सांप, मचा हड़कंप। पाकुड़ जिले के महेशपुर बाजार स्थित दुर्गा पूजा पंडाल के सामने बनाए गए एक स्टॉल में जहरीले कॉमन करैत सांप के निकलने से अफरा तफरी मच गई। ये स्टॉल सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बैठने के लिए बनाया गया था, जहां से पूजा कार्यक्रम के दौरान विधि व्यवस्था की निगरानी की जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्टॉल में बैठे सदस्यों में से एक की नजर जमीन पर रेंगते सांप पर पड़ी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही सर्पमित्र अशराफुल शेख मौके पर पहुंचे और सावधानीपूर्वक सांप को पकड़कर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया। सर्पमित्र अशराफुल ने बताया कि लगातार बारिश के कारण सांपों के बिलों में पानी भर जाता है, जिससे वे सुरक्षित स्थान की तलाश में बाहर निकल आते हैं। उन्होंने बताया कि कॉमन करैत सांप को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके काटने का तुरंत पता नहीं चलता और 30 से 45 मिनट के भीतर विष का असर शुरू हो जाता है। समय पर इलाज नहीं मिलने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है। गनीमत रही कि सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सांप की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए थे। पूजा कमेटी ने तत्काल वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद सर्पमित्र की मदद से स्थिति को संभाला गया। पूजा समिति के सदस्यों ने सभी श्रद्धालुओं से सतर्क रहने और किसी भी असामान्य स्थिति में तुरंत प्रशासन या वन विभाग को सूचित करने की अपील की है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झमुमो के रुख से सस्पेंस गहराया, भाजपा भी नहीं खोल रही पत्ता। मंत्री पद पर रहते हुए रामदास सोरेन के निधन के बाद से घाटशिला विधानसभा सीट खाली पड़ी है। यहां उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है, लेकिन अभी तक झमुमो ने प्रत्याशी के नाम का पत्ता नहीं खोला है।
पार्टी ने अभी तक उपचुनाव से पहले किसी को मंत्री भी नहीं बनाया है, जबकि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन सबसे प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इधर बीजेपी भी पत्ते नहीं खोल रही है। प्रत्याशी के नाम पर झमुमो और बीजेपी का राग एक है। झमुमो प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सही समय पर सही फैसला लेते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह के मुताबिक बहुत जल्द प्रदेश स्तर पर योग्य उम्मीदवारों के साथ केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा। इसके बाद एक नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि ऑफ द रिकॉर्ड झमुमो से रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन और बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के नाम की चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। दरअसल झारखंड में मंत्री और परिवार से किसी को प्रत्याशी बनाने वाले एक्सपेरिमेंट सफल रहा है। 5वीं विधानसभा में हाजी हुसैन अंसारी के निधन से मधुपुर सीट खाली हुई थी। तब उनके बेटे हफीजुल हसन को उपचुनाव के पूर्व मंत्री बनाया गया था। इसका चुनाव में उन्हें फायदा मिला था। इसी तरह जगन्नाथ महतो के निधन पर डुमरी से उनकी पत्नी बेबी देवी को उपचुनाव पूर्व मंत्री बनाया गया था। उनकी भी जीत हुई थी। ये बात अलग है कि बेबी देवी मंत्री रहते 2024 के चुनाव में जयराम कुमार महतो से हार गई थी। तीसरा मौका है जब किसी मंत्री के निधन से घाटशिला सीट खाली हुई है, लेकिन अभी तक रामदास सोरेन के परिवार से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। सच ये है कि इस सस्पेंस का जवाब सिर्फ मुख्यमंत्री के पास है। फिलहाल कयासों का दौर जारी है। लातेहार में सड़क हादसे में खेल शिक्षक की मौत। पिकअप बाइक की भिड़ंत के बाद हुआ हादसा। आमने सामने की टक्कर से हुई घटना। लातेहार जिले में शुक्रवार को हुए एक सड़क हादसे में एक खेल शिक्षक की मौत हो गई। मनिका थाना क्षेत्र के डिग्री कॉलेज के पास पिकअप वाहन और बाइक की सीधी टक्कर में बरवाड़ी के 27 वर्षीय कोमल टोपनो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के लिए रांची ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार ये हादसा तब हुआ जब लातेहार से पलामू की ओर जा रहा एक पिकअप वाहन और बरवाड़ी से लातेहार आ रही एक बाइक मनिका डिग्री कॉलेज के पास आमने सामने टकरा गए। मृतक कोमल टोपनो संत कलारेट स्कूल बरवाड़ी में खेल शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल कोमल टोपनो को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिका ले जाया गया। डॉक्टर क्षितिज कुजूर ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रेफर कर दिया। हालांकि रांची ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि हादसे में कोमल का दाहिना हाथ और पैर बुरी तरह टूट गए थे। घटना के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मनिका थाना प्रभारी शशि कुमार ने बताया कि पुलिस ने पिकअप वाहन और बाइक दोनों को जब्त कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। सीएम से राज्य निर्वाचन आयुक्त व विकास आयुक्त ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने मुलाकात की। अलका तिवारी 30 सितंबर को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई थीं। वहीं शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री से विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने भी मुलाकात की। अजय सिंह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। सीएमओ ने राज्य निर्वाचन आयुक्त और विकास आयुक्त की मुलाकात को शिष्टाचार भेंटवार्ता बताया है। जमशेदपुर के कदमा लिंक रोड पर एक्स फुटबॉलर से पिस्तौल की नोक पर चेन छिनतई, मॉर्निंग वॉकर बेहशत में। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह अपराधियों ने दिन दहाड़े चेन छिनताई की वारदात को अंजाम दिया। लिंक रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रहे पूर्व फुटबॉलर रामदेव सिंह को बाइक पर आए नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर रोक लिया और उनके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गई। प्रत्यक्षदर्शी मॉर्निंग वॉकर एसएल दास के मुताबिक रामदेव सिंह रोज की तरह टहल रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार बाइक पर पहुंचे 2 युवक उनके पास आए। उन्होंने पिस्टल लहराई और चेन छीनकर मौके से भाग निकले। घटना इतनी तेजी से घटी कि आसपास टहल रहे लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। लोगों ने शोर मचाकर अपराधियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हथियार लहराते हुए वे निकल भागे। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। इधर सूचना मिलते ही कदमा पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की नाकेबंदी कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। इस पर मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले स्थानीय लोगों में चिंता जताई है। उनका कहना है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब सुबह सुबह टहलना भी असुरक्षित हो गया है। उन्होंने पुलिस से इलाके में गश्त तेज करने और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।
रावण दहन के बाद मोरहाबादी मैदान सहित अन्य जगहों पर चला सफाई अभियान। नगर निगम ने रावण दहन के बाद मोरहाबादी मैदान समेत शहर के सभी समारोह स्थलों पर सफाई अभियान चलाया। प्रशासक के निर्देश पर मैदानों से पूजा सामग्री, पटाखों के अवशेष, खाने पीने के पैकेट और अन्य कचरे को हटाया गया। प्रशासक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के तुरंत बाद सफाई सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को गंदगी और बदबू से परेशानी न हो। एवेन्यू रिजॉर्ट फायरिंग मामला, जिला परिषद सदस्य पति समेत 4 गिरफ्तार, जेल भेजे गए। रांची जिले के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित द एवेन्यू रिजॉर्ट में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में रांची पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने जिला परिषद सदस्य पूनम देवी के पति बजरंग महतो समेत 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। बता दें कि बजरंग महतो मंगलवार को अपने कुछ साथियों के साथ रिजॉर्ट में पार्टी कर रहे थे। इस दौरान उन लोगों ने 3 अलग अलग हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की थी। किसी व्यक्ति ने तुरंत इस घटना की सूचना रांची के एसएसपी राकेश रंजन को दी। सूचना मिलते ही एसएसपी के निर्देश पर नगड़ी थाना प्रभारी और दलादिली ओपी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल रिजॉर्ट पहुंची। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज खंगाला। फुटेज में बजरंग महतो और उनके साथी छोटे व बड़े हथियारों से वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से फायरिंग करते नजर आए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फायरिंग में इस्तेमाल किए गए 2 बंदूक और 1 पिस्तौल जब्त किए। साथ ही मौके से 7.5 mm के 4 पीतल के खोखे और 12 बोर कारतूस का ऊपरी भाग भी बरामद किया। झारखंड के 17 जिलों में बनेंगे 159 नए आंगनबाड़ी केंद्र, गोड्डा पाकुड़ में सर्वाधिक। झारखंड में बच्चों और महिलाओं के पोषण व शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के 17 जिलों में 159 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। केंद्रीय महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की ओर से इनके संचालन और भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। राज्य के 5 प्रमंडलों में बनने वाले इन आंगनबाड़ी केंद्रों में सबसे ज्यादा 45 केंद्र गोड्डा जिले में और 43 केंद्र पाकुड़ जिले में स्थापित होंगे। शेष आंगनबाड़ी केंद्र अन्य जिलों में बनाए जाएंगे। वर्तमान में झारखंड में कुल 38,798 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों के जरिए 6 साल तक के बच्चों, महिलाओं और किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सेवाएं दी जाती हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण पर करीब 19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। वहीं इन केंद्रों के संचालन और रखरखाव पर हर साल 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 60% राशि केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। स्वीकृत कुल 159 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 109 का निर्माण प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन योजना के तहत होगा। ये केंद्र विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी वाले जिलों में बनाए जाएंगे। इनमें पाकुड़ में सबसे ज्यादा 43, गोड्डा में 36, साहिबगंज में 13, गुमला में 5, पलामू में 4, पूर्वी सिंहभूम में 4, पश्चिम सिंहभूम में 2 और देवघर में 2 आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं। विजयदशमी के दिन बक्सा नदी में बहा 30 वर्षीय युवक, पूरे क्षेत्र में मायूसी, तलाश जारी। जहां एक और पूरा देश विजयदशमी और दशहरा के उल्लास में डूबा है, वहीं चतरा के इटखोरी में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र में सनसनी और मायूसी फैला दी है। इटखोरी थाना क्षेत्र की बक्सा नदी में नंगवा पुल के पास आज एक 30 वर्षीय युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। लापता युवक की पहचान इटखोरी निवासी सोनू कुमार, पिता अशोक शर्मा के रूप में हुई है। ये दुखद हादसा उस वक्त हुआ जब सोनू कुमार पुल के पास बने स्पिलवे को पार करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे सीधे नदी की तेज धार में जा गिरे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और इटखोरी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने फौरन स्थानीय स्तर पर खोजबीन शुरू की, जिसके दौरान नदी से युवक की चप्पल बरामद हुई, लेकिन सोनू का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। लापता युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उनके लिए दशहरा का पर्व गमगीन हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इटखोरी थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने बताया कि युवक की तलाश तेज करने के लिए महाराजगंज से गोताखोरों की विशेष टीम बुलाई गई है। गोताखोरों की पूरी टीम नदी में उतरकर युद्ध स्तर पर लापता युवक की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया, हमें जैसे ही सूचना मिली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। कोई सुराग न मिलने पर हमने तुरंत गोताखोरों को बुलाया है। नदी का बहाव तेज है, जिससे खोजबीन में दिक्कत आ रही है, लेकिन लापता युवक की तलाश लगातार जारी है। पुलिस और गोताखोरों की टीम संयुक्त रूप से इस तलाश अभियान में जुटी हुई है। हजारीबाग में बाबूलाल मरांडी की बहू और चालक के साथ की मारपीट, पूजा समिति पर एफआईआर।
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की पुत्रवधू प्रीति किस्कू और उनके ड्राइवर के साथ हजारीबाग जिले के अमृतनगर पूजा पंडाल के पास मारपीट और बदसलूकी की घटना हुई। दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान वाहन जाम में फंसने पर विवाद बढ़ा और कुछ लोगों ने ड्राइवर को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। बीच बचाव करने उतरी प्रीति किस्कू के साथ भी गाली गलौज और बदतमीजी की गई। इस घटना पर पीड़िता ने बयान दर्ज कराया, जिसके आधार पर पूरे पूजा समिति के खिलाफ एफआईआर हुई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन बाबूलाल मरांडी के परिवार से जुड़े होने के कारण मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रीति किस्कू गिरिडीह से रांची लौट रही थी। उनकी गाड़ी जैसे ही अमृतनगर पूजा पंडाल के पास पहुंची, विसर्जन जुलूस में फंस गई। ड्राइवर ने भीड़ से रास्ता खाली करने की गुजारिश की, लेकिन इसी दौरान विवाद बढ़ गया। आरोप है कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने ड्राइवर को बुरी तरह पीट डाला और जब प्रीति बीच बचाव करने उतरी तो उनके साथ भी गाली गलौज और बदतमीजी की गई। घटना के बाद प्रीति किस्कू ने खुद पुलिस को बयान दिया। उनका कहना है, मेरे ड्राइवर को पहले बुरी तरह मारा गया। जब मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ भी धक्का मुक्की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इस पूरे मामले में मुफस्सिल थाने में दर्ज एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रीति किस्कू और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार हुआ है। शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद पूरे पूजा समिति के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। थाना प्रभारी से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने किसी भी टिप्पणी से इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। चूंकि ये मामला विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के परिवार से जुड़ा है, इसलिए इसकी राजनीतिक गूंज भी तेज हो गई है। घटना के बाद प्रीति किस्कू ने खुद पुलिस को बयान दिया। उनका कहना है, मेरे ड्राइवर को पहले बुरी तरह मारा गया। जब मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ भी धक्का मुक्की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। रांची में होगी चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, पाकिस्तान की मौजूदगी पर सस्पेंस। राजधानी रांची एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल का गवाह बनने जा रही है। रांची का बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम इस बार दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। यह आयोजन 24 से 26 अक्टूबर तक होगा, जिसमें भारत सहित दक्षिण एशिया के कई देशों के धावक और एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन पहले अप्रैल में 2025 में होना था, लेकिन कुछ कारणों से इसे स्थगित कर अब अक्टूबर में कराने का निर्णय लिया गया है। 3 दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हालांकि पाकिस्तान की भागीदारी अब भी अनिश्चित है। एएफआई फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि उनकी टीम और खिलाड़ी आएंगे या नहीं। बाकी सभी देशों से सहमति मिल चुकी है। पाकिस्तान के लिए हमने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है और मंत्रालय से भी हरी झंडी मिल चुकी है। गौरतलब है कि यह आयोजन वर्ल्ड एथलेटिक्स की डी कैटेगरी मीट में शामिल है, जो एथलीट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग और योग्यता सुधारने का बड़ा मंच बनेगा। इस प्रतियोगिता से न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत को लाभ होगा, क्योंकि एथलीट्स को घरेलू मैदान पर ही अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिलेगा। झारखंड में एथलेटिक्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। स्थानीय खिलाड़ियों के लिए ये आयोजन किसी उत्सव से कम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को नजदीक से देखने और सीखने का मौका मिलेगा। वहीं दर्शकों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एथलेटिक्स मुकाबला अपने ही शहर में देखने का मौका मिलेगा। शराब घोटाला केस में 9 आरोपियों का वारंट जारी होने के बाद भी एसीबी ने क्यों नहीं की कार्रवाई। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में एसीबी ने राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया, झारखंड के आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश और प्रिज्म होलोग्राफी के डायरेक्टर विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था। शराब घोटाला केस में जिन लोगों के विरुद्ध एसीबी की कार्रवाई हुई, उसकी लिस्ट लंबी है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वैसे लोगों की लिस्ट भी लंबी है जिनके विरुद्ध दिखावे के लिए कार्रवाई की गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस केस में राज्य की ब्यूरोक्रेसी में प्रभाव रखने वाले विनय कुमार चौबे को केस दर्ज होने के महज कुछ घंटों बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, उस मामले में एसीबी आधा दर्जन आरोपियों का वारंट लेकर चुपचाप बैठी रही। शराब घोटाला मामले में एसीबी ने आशीष केडिया, महेश सिडगे, जगन देसाई, कमल देसाई, शीतल देसाई, विपिन परमार, विक्रम सिंह ठाकुर और अपरेश ठाकुर के विरुद्ध वारंट लिया है। उक्त सभी आरोपियों का वारंट जारी हुए 1 महीने से अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन एजेंसी की ओर से इनकी गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था तो एसीबी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण था?
साहिबगंज में मृत अवस्था में मिली डॉल्फिन, विभाग ने शुरू की जांच। साहिबगंज मोकिमपुर पंचायत के शोभापुर गांव में गुरुवार की शाम गंगा नदी के तट पर एक मृत डॉल्फिन बहकर आई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन रक्षी पप्पू यादव ने मृत डॉल्फिन को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही डॉल्फिन की मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। गौरतलब है कि गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। इस प्रजाति से संबंधित किसी भी अवैध गतिविधि या शिकार पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। वन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि डॉल्फिन से जुड़ी किसी भी सूचना को तुरंत साझा करें। चूंकि डॉल्फिन का मांस और तेल बाजार में महंगे दामों पर बिकता है, इसलिए इसके शिकार को रोकने के लिए राजमहल अनुमंडल क्षेत्र में मछुआरों के सहयोग से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में भी कई डॉल्फिन मृत पाई गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई थी। हाल के एक सर्वे में राष्ट्रीय टीम ने पाया कि साहिबगंज की गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार यहां 250 से अधिक डॉल्फिन होने की संभावना है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों के लिए चनन गांव में वॉच टावर का निर्माण कराया है ताकि वे डॉल्फिन की अठखेलियों का आनंद ले सकें। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मेक इन इंडिया और स्वदेशी से ही भारत बनेगा मजबूत। मेक इन इंडिया और स्वदेशी आंदोलन का असली मकसद देश को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। उक्त बातें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स हैंडल पर कही है। मरांडी ने सेमीकंडक्टर चिप्स को दुनिया की अर्थव्यवस्था का ईंधन बताया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल, कार, लैपटॉप से लेकर रॉकेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सब इन्हीं पर चलती है। 2024 के आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया की करीब 21% चिप फैक्ट्रियां चीन में है और 2030 तक ये हिस्सा 30% तक पहुंच सकता है, यानी हर तीसरी चिप चीन की होगी, जबकि चीन की अपनी जरूरत सिर्फ 5% है। इसका मतलब है कि चीन बाकी दुनिया को अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहता है। भारत सरकार ने इस चुनौती को समझते हुए बड़ा कदम उठाया है। गुजरात में टाटा पीएसएमसी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जा रही है। लक्ष्य यह है कि 2025 के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप तैयार हो। इसके लिए केंद्र सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 50% तक आर्थिक मदद दी है और गुजरात सरकार भी इसे सेमीकंडक्टर हब बनाने में जुटी है। मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि भारत अपनी जरूरतें खुद पूरी करने के साथ साथ दुनिया की सप्लाई चेन में भी अहम भूमिका निभाए। यही मेक इन इंडिया और स्वदेशी का असली उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि चिप से लेकर खादी तक भारत में बनी हर चीज देश को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने में योगदान देती है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार और उद्योग जगत के साथ साथ आम जनता की भागीदारी भी जरूरी है। धनबाद में लगातार बारिश से 30 साल पुराना पुल धराशायी, दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। लगातार हो रही भारी बारिश ने धनबाद के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। NH-19 8 लेन सड़क को जोड़ने वाला बाईपास रोड पर बना करीब 30 वर्ष पुराना पुल शुक्रवार को अचानक धराशायी हो गया। पुल के टूट जाने से दर्जनों गांवों का सीधा संपर्क कट गया है। अब ग्रामीणों और राहगीरों को 5 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। ये बाईपास सड़क GT रोड से होकर भेलाटांड ट्रीटमेंट प्लांट, धनबाद पब्लिक स्कूल और BBMKU कोयलांचल विश्वविद्यालय तक जाने का मुख्य मार्ग है। बोकारो स्टील प्लांट हादसा, ठेका मजदूर ब्रजेश महता की मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने किया हंगामा। बोकारो स्टील प्लांट के SMS 2 में 28 सितंबर को हुए हादसे ने शुक्रवार को नया मोड़ ले लिया। हादसे में झुलसे 3 ठेका मजदूरों में से एक 27 वर्षीय ब्रजेश महता ने बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही BGH परिसर में ग्रामीणों और महता समाज के लोगों का जमावड़ा लग गया। मृतक ब्रजेश महता चंदन कियारी प्रखंड के दमुड़ीही गांव का निवासी था और श्री महावीर कंस्ट्रक्शन के अधीन ठेका मजदूर के रूप में कार्यरत था। हादसे के बाद BGH पहुंचे कांग्रेस नेता जवाहरलाल मेहता ने परिजनों की ओर से आवाज बुलंद की। उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट BSL प्रबंधन से मृतक के परिवार को तत्काल नौकरी का ऑफर लेटर और मुआवजा प्रदान करने की मांग की। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि नियमानुसार पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी। BSL के संचार प्रमुख मणिकांत धान ने बताया कि 29 सितंबर को SMS 2 में हुई दुर्घटना में घायल ठेका श्रमिक ब्रजेश महता का 3 अक्टूबर को सुबह BGH में इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्होंने कहा कि BSL और अस्पताल प्रबंधन के अथक प्रयासों के बावजूद श्रमिक के दुखद निधन से इस्पात परिवार शोकाकुल है और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। हादसे पर ग्रामीणों और महता समाज के लोगों में गुस्सा साफ झलक रहा था। सभी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि प्रबंधन कब तक ठोस कदम उठाता है। हादसे के बाद सवाल उठ रहा है कि प्लांट प्रबंधन बार बार होने वाली ऐसी घटनाओं के बावजूद सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाता। क्या मजदूरों की जान इस तरह खतरे में रहती रहेगी और प्रबंधन केवल नौकरी व मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी से बचता रहेगा।
पलामू हथियार के बल पर मोबाइल लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 अपराधी गिरफ्तार। पलामू जिले के छत्तरपुर थाना क्षेत्र में 30 सितंबर की रात मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 सदस्यीय अपराधी गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद आनंद कुमार नामक व्यक्ति ने 1 अक्टूबर को थाने में आवेदन देकर बताया कि रात करीब 11 बजे मेला देखकर घर लौटते समय मंदेया ओवरब्रिज के पास 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 युवकों ने पिस्टल दिखाकर उसका मोबाइल लूट लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पलामू एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने मानव और तकनीकी सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे लंबे समय से राहगीरों, मोटरसाइकिल सवारों को हथियार के बल पर डरा धमकाकर मोबाइल, पैसे और वाहन लूटने का कार्य कर रहे थे। मुख्य आरोपी डब्ल्यू प्रसाद साहू का नाम पिछले साल रामानुज गंज छत्तीसगढ़ के मैराज ज्वेलर्स से 5 करोड़ के सोने की लूट में भी सामने आ चुका है। गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ छतरपुर, औरंगाबाद, बिहार और अंबा और छत्तीसगढ़ के थानों में कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। इनमें से अधिकांश हाल के कांडों में भी संलिप्त पाए गए हैं। अमन साहू के हथियार की तरह काम करता था कुख्यात अपराधी मयंक सिंह। जानिए कैसी हुई थी दोनों की पहचान। अजरबैजान से गिरफ्तार कुख्यात अपराधी मयंक सिंह से एटीएस की टीम रिमांड पर लेकर 2 बार पूछताछ कर चुकी है। रिमांड की अवधि में मयंक ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था मयंक का कुख्यात अमन साहू अमृत गैंग से जुड़ना और उसके लिए हथियार बनकर काम करना। ये सभी को पता है कि झारखंड के आधा दर्जन से अधिक संगठित आपराधिक गिरोह की काली कमाई का प्रमुख जरिया एक्सटॉर्शन बनी है। बड़े बड़े कारोबारियों को फोन करके धमकाना और उनके कारोबारी ठिकानों पर फायरिंग करवाना, ये सभी एक्सटॉर्शन मनी कमाने की तरीके हैं। राज्य के अंदर रहकर जब कोई अपराधी किसी व्यापारी को धमकाने के लिए कॉल करता तो वह पुलिस के टेक्निकल सेल के निशाने पर आ जाता। ऐसे में सबसे पहले कुख्यात अपराधी अमन साहू ने एक ऐसे शख्स की तलाश शुरू की जो देश से बाहर जाकर एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करने का काम कर सके। अमन साहू के संपर्क में आने के बाद और लॉरेंस से निर्देश मिलने के बाद मयंक सिंह मलेशिया शिफ्ट हो गया और वहीं से शुरू हुई झारखंड में इंटरनेशनल नंबरों से एक्सटॉर्शन कॉल की। मयंक सिंह के बाद झारखंड में सक्रिय प्रिंस खान जैसे कई गिरोह विदेश में बैठकर इंटरनेशनल सिम कार्ड का प्रयोग रंगदारी मांगने के लिए करने लगे। ऐसे कॉल को ट्रेस करना मुश्किल होता है। नतीजा, रंगदारी वाले कॉल्स पर लगाम लगाना बेहद मुश्किल होता है। आज भी पुलिस के सामने इंटरनेशनल कॉल एक बड़ी चुनौती है। मयंक सिंह ने रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए हैं, जिसके आधार पर यह पता चला है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद विदेश से हथियार मंगवाते हैं या फिर उन्हें बनाते भी हैं। उस हथियार को विभिन्न माध्यमों से भारत में पंजाब के रास्ते पहुंचाते हैं, जिसके बाद वही हथियार झारखंड के अपराधियों तक भी पहुंचते हैं। डीजीपी ने बताया कि पाकिस्तान नेटवर्क के हथियार कनेक्शन को लेकर भी कई बिंदुओं पर जांच चल रही है। जल्द ही इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदि कर्मियों की अभियान के तहत हजारीबाग में 105 गांव चिन्हित, 2030 तक जनजातीय बहुल गांवों को विकसित करना लक्ष्य। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आदि कर्मियों की अभियान को लेकर हजारीबाग में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से नमिता कौशिक, उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने गांवों का भ्रमण कर यहां की समस्याओं को जाना और प्लान बनाया। विशेष ग्राम सभा आयोजित कर उस प्लान को पारित किया गया। हजारीबाग में 105 गांव आदि कर्मियों की अभियान के तहत चयनित किया गया है। जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण और उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने आदि कर्मियों की अभियान की शुरुआत की है। हजारीबाग में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहां जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से नमिता कौशिक, उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। ग्रामीण इलाकों का भ्रमण कर उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद ने जानकारी दी कि 2030 तक जनजातीय बहुल गांवों को विकसित करना है। समग्र विकास करने के लिए हजारीबाग के 105 गांव चयनित किए गए हैं। अब तक कर्मयोगी अभियान को लेकर कई स्तर की बैठक हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकता और समस्याओं को समझ गया है। अब अलग अलग गांव के लिए अलग अलग एक्शन प्लान बनाए जाएंगे। इस अभियान के तहत जनजातीय समुदाय के 20 लाख से अधिक कर्मयोगियों का एक कैडर तैयार किया जाएगा, जो अपनी भाषा, संस्कृति, विशिष्ट पहचान को सम्मिलित करते हुए जमीनी स्तर पर बदलाव लाएंगे। अभियान 10 जुलाई 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के तहत शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य 550 जिलों और 1 लाख से अधिक जनजातीय गांवों में अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। धनबाद में किन्नर समाज ने किया कलश विसर्जन, मां दुर्गा से मांगी सुख समृद्धि। दुर्गा पूजा संपन्न होने के बाद शुक्रवार को धनबाद के दूहाटांड स्थित
छठ तालाब में किन्नर समाज की आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला। जिला किन्नर समाज की अध्यक्ष सुनैना सिंह किन्नर की अगुवाई में समाज के लोगों ने नवरात्र में स्थापित कलश का छठ तालाब में विसर्जन किया। सुनैना सिंह ने कहा कि किन्नर समाज हर साल नवरात्र में कलश स्थापित कर माता रानी की पूजा पूरे विधि विधान से करता है। उन्होंने कहा कि नवरात्र केवल पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि ये समाज में आस्था और सद्भावना को मजबूत करने का प्रतीक भी है। कलश विसर्जन के बाद सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और ये संकल्प लिया कि वे समाज की भलाई और जिले की प्रगति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पलामू के चैनपुर अंचल नाजिर की सड़क हादसे में मौत, पत्नी संग गांव जाते समय कार ने मारी टक्कर, ड्राइवर और कार मालिक हिरासत में। पलामू में दशहरे के दिन एक सड़क हादसे में चैनपुर अंचल कार्यालय के 44 वर्षीय नाजिर राकेश कुमार की मौत हो गई। ये दुर्घटना मेदिनीनगर औरंगाबाद नेशनल हाईवे पर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा में हुई। राकेश कुमार अपनी पत्नी के साथ बाइक से अपने पैतृक गांव नावा बाजार के बसना जा रहे थे। वे चैनपुर अंचल परिसर स्थित क्वार्टर में परिवार के साथ रहते थे। सिंगरा के पास विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी। इस टक्कर से नाजिर राकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। एमएमसीएच में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में उनकी पत्नी भी घायल हुई हैं, जिनका इलाज जारी है। मृतक के छोटे भाई मुकेश कुमार ने बताया कि राकेश कुमार पिछले 4 वर्षों से चैनपुर अंचल में कार्यरत थे। उनके 3 बच्चे हैं। दुर्घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। इससे कार चालक और उसमें बैठे व्यक्ति को भागने का मौका नहीं मिला। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार चालक और मालिक को हिरासत में ले लिया, जबकि कार जब्त कर ली गई। एमएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही सदर सह चैनपुर के अंचलाधिकारी अमरदीप बल्होत्रा, सदर थाना प्रभारी लालजी और नाजिर को जानने वाले अन्य कर्मी अस्पताल पहुंचे। साथ ही कर्मचारियों में शोक की लहर है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।